myself Sachin Kumar Mandilwar, Assistant Professor, PG Department of History, मगध यूनिवर्सिटी, बोध गया, बिहार। आज रशियन रिवॉल्यूशन ऑफ दी 1917 के टॉपिक के साथ मैं आप सबके बीच उपस्थित हुआ हूँ। विद्यार्थियों, जब हम दुनिया में क्रांति के इतिहास को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें सन 1789 की फ्रांसीसी क्रांति याद आती है। फ्रांसीसी क्रांति का उद्भव एकाएक नहीं हुआ था, बल्कि इसके बारे में हम सब जानते हैं कि फ्रांस में जिस बुर्बो वंश का शासन था उसके अंतर्गत लुई 14वें, फिर लुई 15वें और लुई 16वें के समय में शासन व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई थी, जिसके प्रतिकार स्वरूप फ्रांस की जनता ने सन 1789 में क्रांति किया और इस क्रांति ने दुनिया के राजतंत्रीय व्यवस्था के द्वारा शासित देशों को यह बता दिया कि जनता पर अगर हम अधिक जुर्म करेंगे तो जनता इसका प्रत्युत्तर देने के लिए तैयार है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने दुनिया को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का संदेश दिया। इसी प्रकार हमारे देश भारत में सन 1857 की अवधि में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हमारे देश के वीरों ने एक क्रांति की, लेकिन दुर्भाग्य से यह क्रांति असफल रही। इस क्रांति का सबसे बड़ा परिणाम यह रहा कि हमारे देश से कंपनी के शासन का अंत हुआ और ब्रिटिश क्राउन के शासन की शुरुआत हुई। जब हम 20वीं सदी में आते हैं तो हम देखते हैं कि सर्वप्रथम चीन में सन 1911 में क्रांति हुई और इसके बाद सन 1917 की अवधि में जो प्रथम विश्व युद्ध का दौर था, रूस में क्रांति हुई। फ्रांसीसी क्रांति ने जहां स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का संदेश दिया था, वहीं रूसी क्रांति ने सामाजिक और आर्थिक समानता की बात की। इन क्रांति के इतिहास को जब हम पढ़ते हैं तो हमें यह एहसास होता है, यह ज्ञात होता है कि क्रांति किसी भी देश में एकाएक नहीं होती, बल्कि उसके लिए बहुत सारे कारण उत्तरदायी होते हैं और जब उन कारणों का प्रस्फुटन होता है तभी क्रांति होती है। रूस में रोमनोव वंश लगभग 3 शताब्दी से काबिज था। दुनिया में जब राष्ट्रीय राजतंत्रों का उदय हुआ तो कहीं पर बुर्बो वंश, कहीं पर हैब्सबर्ग वंश, कहीं पर ट्यूडर वंश स्थापित हुआ। इसी प्रकार रूस में रोमनोव वंश स्थापित हुआ था। इस वंश की जो शासन व्यवस्था थी वह एक तंत्रात्मक व्यवस्था थी और हम सब जानते हैं कि एक तंत्रात्मक व्यवस्था एक समय के बाद पूर्णतया निरंकुश हो जाती है, आमतौर पर स्वेच्छाचारी हो जाती है और ऐसे में नियंत्रण एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित हो जाता है। एक केंद्रीयकृत शासन व्यवस्था रूस में थी जिस पर कुछ गिने चुने व्यक्तियों की सहायता से रूस का जार, सम्राट शासन करता था। रूस में संसद तो था जिसको ड्यूमा कहा जाता था, लेकिन इसका किसी भी प्रकार का महत्व नहीं था। ड्यूमा सम्राट के प्रति उत्तरदायी थी। उसका काम था समय समय पर सम्राट को सलाह देना, लेकिन सम्राट ड्यूमा की सलाह को मानने के लिए बाध्य कभी भी नहीं हुआ। समस्त प्रमुख नियुक्तियां सम्राट के द्वारा की जाती थी। सैद्धांतिक तौर पे उसे थल सेना का प्रमुख माना जाता था, जल सेना का उसे प्रधान माना जाता था और तत्कालीन रूस का जार निकोलस द्वितीय ने अपने आप को ऑटोक्रेट ऑफ द ऑल द रशियन की उपाधि से विभूषित कर लिया था। जनता उसे राष्ट्र का पिता का संबोधन देती थी और इस एक तंत्रीय व्यवस्था में एक लंबे समय अंतराल में अनेक दोष समाहित हो गए थे। प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से दूषित थी और
इस दूषित प्रशासनिक व्यवस्था का सबसे बड़ा शिकार वहां का आम जन हो रहा था। इसलिए जनता में शासक वर्ग के प्रति बड़े पैमाने पर असंतोष व्याप्त हो गया था। सामाजिक क्षेत्र में हम देखते हैं रूस की जनता में बड़े पैमाने पर असंतोष व्याप्त हो गया था। ठीक उसी प्रकार जैसा कि हमने फ्रांस के बारे में जाना है, फ्रांस में समाज दो वर्गों में विभक्त था। रूस में भी समाज दो वर्गों में विभक्त था। एक वर्ग विशेषाधिकार युक्त लोगों का वर्ग था और दूसरा वर्ग विशेषाधिकारहीन लोगों का वर्ग था। जो विशेषाधिकार युक्त लोगों का वर्ग था तो उसमें धनाढ्य लोग थे जो सम्राट के कट्टर समर्थक माने जाते थे। प्रशासनिक पदों पर इनका पूर्णतया एकाधिकार था क्योंकि रिश्वत देकर वे पद प्राप्त करते थे। अधिकांश भूमि पर इनका कब्जा था। इसलिए ये लोग चाहते थे कि रूस की जारशाही काबिज रहे। जबकि दूसरी ओर हम देखते हैं विशेषाधिकारहीन वर्ग में किसान थे, श्रमिक थे, अत्यंत कमजोर लोग थे जिनका जीवन नरकीय था, दयनीय था। अत्याचार और शोषण का शिकार यह वर्ग था। कहने को तो दास प्रथा रूस में समाप्त कर दिया गया था, लेकिन फिर भी इन सर्वहारा वर्ग के स्थिति में, दशा में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं हुआ था। यानी रूस का सामाजिक ढांचा पूरी तरह से जर्जर हो चुका था और एक वर्ग संघर्ष की स्थिति वहां पर हमें दिखलाई पड़ रही थी। सर्वहारा वर्ग विशेषाधिकार वर्ग को बुरी नजर से देख रहा था क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि उनका शोषण करने वाला यह वर्ग है, इनका खात्मा जरूरी है और इनका संरक्षक हमारा जार है, हमारा सम्राट है। रूस के जार निकोलस द्वितीय में अयोग्यता थी जिसके कारण वह स्थिति पर नियंत्रण प्राप्त नहीं कर सका। कहने को तो उसका चरित्र अच्छा था, एक आदर्श चरित्र का व्यक्ति था, धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था और प्रजा और सेवकों के प्रति वह दयालु भी था। फिर भी वह निरंकुश और स्वेच्छाचारी था। किसी भी व्यक्ति की सफलता में या असफलता में उसकी स्त्री की भी भूमिका होती है, उसकी पत्नी की भी भूमिका होती है। लेकिन जैसा कि हमने फ्रांस के सम्राट लुई 16वें में देखा जाना कि लुई 16वें की पत्नी मेरी अंतोनेट थी, जिसे फ्रांस के लोगों ने मैडम डेफिसिट कहा था। ठीक उसी प्रकार जार निकोलस द्वितीय की पत्नी थी एलिक्स, साम्राज्ञी एलिक्स। ये भी सम्राट को सही दिशा में मोड़ नहीं सकी, बल्कि उसे उसने दिग्भ्रमित करने का कार्य किया और इन दोनों पर यानी पति और पत्नी पर, जार निकोलस और एलिक्स पर एक रहस्यवादी साधु जिसका नाम था रास्पुटिन, उसका प्रभाव था और कहा जाता है कि रास्पुटिन भी एक भ्रष्ट व्यक्ति था। इसलिए जार की इस शासन व्यवस्था में भ्रष्टाचार, भर्राशाही, भाई भतीजावाद चरम पे पहुंच गया था। रूसी जनता शाही परिवार से पूरी तरह से असंतुष्ट हो गई थी और वह चाहती थी कि रूस की प्रशासनिक व्यवस्था, रूस की शासन व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन हो। लेकिन जार ने परिवर्तन की दिशा में कोई कार्य नहीं किया। इससे रूस की जनता बहुत नाराज थी। हम सब जानते हैं कि 18वीं सेंचुरी में दो क्रांति ने दुनिया को बहुत प्रभावित किया। एक क्रांति थी फ्रांस की क्रांति 1789 और दूसरी क्रांति थी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति। सर अर्नोल्ड टॉयनबी ने कहा कि उद्योग के क्षेत्र में जो बड़ा बदलाव आया है उसको भी हम क्रांति का नाम दे सकते हैं और उन्होंने ही सबसे पहले औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किया। दुनिया में जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो इसका सर्वाधिक लाभ ब्रिटेन को मिला क्योंकि उसके लिए परिस्थितियां पूरी तरह से अनुकूल थी और इस औद्योगिक क्रांति में अपने उपनिवेशों से उसने रॉ मटेरियल प्राप्त किया
और निर्मित सामानों के लिए उसने बाजार भी प्राप्त किया। इस औद्योगिक क्रांति के प्रभाव से रूस भी अछूता नहीं रहा। कई बड़े नगरों का आविर्भाव इस औद्योगिक क्रांति के दरमियान हुआ और कुछ औद्योगिक नगर रूस में भी स्थापित हुए। नवीन मशीन लगाए गए, उद्योग लगाए गए, कारखाने लगाए गए और निश्चय ही इन कारखानों की मदद से उत्पादन में बड़े पैमाने पर वृद्धि हुई। लेकिन इस औद्योगिक क्रांति ने जिस समस्या को जन्म दिया वह था पूंजीपति वर्ग के द्वारा मजदूरों का शोषण। रूस में भी यही हुआ। पूंजीपति वर्ग ने इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान मजदूर वर्ग का शोषण किया। मजदूरों की समस्याएं अनेकानेक थी, लेकिन बेरोजगारी के दौर में कष्टदायक स्थिति में उनको इन उद्योगों में कार्य करना पड़ा। मजदूरों का संगठन स्थापित हुआ, ट्रेड यूनियन स्थापित हुए और कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा थी, साम्यवादी विचारधारा, उसका प्रभाव भी मजदूरों पर पड़ा। कल कारखानों पर श्रमिकों का नियंत्रण होना चाहिए, उन्हें इस बात की जानकारी मिली और वे चाहते थे कि औद्योगिक क्षेत्र में भी परिवर्तन हो। नहीं हो रहा है तो इसके लिए हमारा जार उत्तरदायी है और इसलिए 1917 की क्रांति में उन लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हमने पढ़ा कि वहां के रिवॉल्यूशन को कराने में बुद्धिजीवियों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण थी। रोसो, मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर, इनकी रचनाओं ने जनसाधारण को जागरूक करने का कार्य किया था। इसी प्रकार रूस में भी हम देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्र की जो घोषणा थी, राष्ट्रवाद, प्रजातंत्रात्मक सिद्धांतों की सुरक्षा के लिए वे युद्ध में शामिल हो रहे हैं और जर्मनी और जो केंद्रीय शक्तियां थीं वे इनको नष्ट करना चाहती। प्रथम विश्व युद्ध में रूसी सेना ने जो संघर्ष किया उसमें उसकी पराजय हुई। ऐसे दौर में पश्चिमी यूरोप के जो राजनीतिक विचार थे उससे रूस की जनता प्रभावित हुई। रूस का जार इन प्रगतिशील विचारों को रोकना चाहता था, पर वह असफल रहा और इस दौर में जो वेस्टर्न लिटरेचर थे वे बड़े पैमाने पर रूसी भाषा में अनुदित किए गए। इस वजह से रूस की जनता बड़े पैमाने पर पश्चिमी विचारों से रूबरू होने लगी। इसके अतिरिक्त हमें टॉलस्टॉय, टर्गेनेव, डोस्टोयेव्स्की के उपन्यासों की भी जानकारी मिलती है, जिनके उपन्यासों की कहानी से वहां की जनता बहुत ज्यादा प्रभावित हुई। वह जागरूक हुई और उसने ये जाना है माना कि उनकी आज जो दशा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है और इसके लिए उन्हें अब क्या कदम उठाना है। रूस का जो ब्यूरोक्रेट्स हुआ करते थे, नौकरशाह हुआ करते थे, वे भी अयोग्य थे। कारण ये था कि उनका चयन योग्यता के आधार पर नहीं होता था, बल्कि रिश्वत के आधार पर होता था। पदों की बोली लगाई जाती थी, इसलिए उच्च पदों पर धनिक लोग थे जिनके पास धन तो था लेकिन योग्यता नहीं थी। इन लोगों ने जनसाधारण की गरीबी नहीं देखी थी, इसलिए इनका किसी भी प्रकार का लगाव आम जन के साथ नहीं था। वे सिर्फ उनका शोषण करना जानते थे। कुल मिलाकर हम देखते हैं कि प्रत्येक जिम्मेदार व्यक्ति अपने कर्तव्य और दायित्व से पूरी तरह से विमुख हो गया था। नौकरशाहों में एक तरफ प्रशासनिक क्षमता का अभाव था, दूसरी तरफ वे भ्रष्ट थे, भाई भतीजावाद चरम पे था। ऐसे में जनता अत्यंत आक्रोशित हुई और उसमें असंतोष बढ़ा। रूसी सेना में भी हम अयोग्यता देखते हैं। उसके पीछे मुख्य कारण यह था कि समय के साथ प्रगतिशीलता आनी चाहिए और सेना में भी सैन्य साजो सामान समय समय पर शासक वर्ग के द्वारा उपलब्ध कराया जाना चाहिए। लेकिन रूस के जार ने इस ओर किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दिया। क्रीमिया युद्ध 1853 से 56 के बीच लड़ा गया था।
इसमें रूस को पराजय का मुंह देखना पड़ा। और 1904-05 में जब रूस जापान से परास्त हुआ तो उसकी तो नाक ही कट गई, क्योंकि रूस जापान युद्ध के बारे में कहा जाता है कि एक बौने ने एक दानव को परास्त कर दिया था। बौना कौन था? जापान। दानव कौन था? रूस। इस हार से उसकी बड़ी किरकिरी हुई। और आगे चलकर हम देखते हैं कि जब 1914 से 18 के बीच प्रथम विश्व युद्ध हुआ, इसमें भी कई मोर्चों पर रूस की सेना की पराजय हुई। बार बार पराजय का होना, पहले क्रीमिया में, फिर जापान से और फिर प्रथम विश्व युद्ध में। इससे रूस की सेना का मनोबल बहुत ज्यादा गिर गया और वो ऐसा मानने लगी कि हमारी इस बदतर स्थिति के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वह है रूस का जार। रूस का जार रूसीकरण की नीति को फॉलो कर रहा था। रूस में छोटी छोटी जातियों के लोग थे। जार निकोलस द्वितीय अपनी निरंकुशता के कारण इन सबका रूसीकरण करना चाहता था, जिससे ये छोटी छोटी जातियां अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए उठ खड़ी हुई और इन्होंने क्रांति में कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया। क्रांति का विस्फोट किस प्रकार हुआ, इसके बारे में हम देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जब पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी थी, उससे रूस भी अछूता नहीं रहा। रूस में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और जो नित्य प्रति की उपयोग की वस्तुएं हैं वे बहुत ज्यादा महंगी हो गई थी। एक तरफ आपूर्ति कम थी, दूसरी तरफ कीमतें बढ़ रही थी और शासक वर्ग पूरी तरह से उदासीन था। निर्धन व्यक्ति के पास न तो रोटी था, न तो कपड़ा था और न मकान ही था। रूस की आम जनता का यह मानना था कि हमारे देश में इन सामानों की कमी नहीं है, खाद्यान्नों की कमी नहीं है, लेकिन जो लालची वर्ग है, मालदार वर्ग है, उसने भंडारण करके इन सामानों की सप्लाई को रोक दिया है और सम्राट उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। 8 मार्च सन 1917 को पेट्रोग्राड में 1 लाख कर्मचारी हड़ताल पर आए। उन लोगों ने रूस के जार के विरुद्ध नारेबाजी की। लोगों ने होटलों में जो रोटी रखा हुआ था उसको तक लूटा, अन्य दुकानों को भी लूटा और रोटी की मांग वे लोग करने लगे। कानून और व्यवस्था जब पूरी तरह से बिगड़ चुकी थी, तब रूस के जार निकोलस द्वितीय ने आदेश दिया सैनिकों को कि इन आंदोलनकारियों पर गोली चलाओ, लेकिन उन सैनिकों ने इन क्रांतिकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। क्रांतिकारियों का हौसला बढ़ा। 10 मार्च 1917 को पूरे देश में हड़ताल हुआ, जिससे सम्राट ने 11 मार्च को ड्यूमा को भंग कर दिया और इस तरह 1917 में रूस में एक क्रांति का सूत्रपात हुआ। क्रांतिकारियों ने एक अस्थायी सरकार का गठन किया और 14 मार्च 1917 को जार को इसकी सूचना दे दी गई। अंततः विवश होकर, बाध्य होकर 15 मार्च को रूस के जार निकोलस द्वितीय ने सिंहासन का परित्याग कर दिया और इस तरह रूस में रोमनोव वंश के लगभग 3 शताब्दी के शासन का अंत हुआ और रूस में एक क्रांति का सफल सूत्रपात हुआ। इसके बारे में और भी बातें हम लोग इसके दूसरे खंड में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।